अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम भूगोल के क्वेश्चन आंसर की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली यूनिट हमने आज ली है। ये आप स्क्रीन पर 7 क्वेश्चंस देख रहे हैं, पहली यूनिट से ये सारे। तो इनके हम आंसर देखेंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बीच बीच में मैं इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई सा उत्तर बड़ा लगता है तो कौन सी लाइन आप ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये कि ये सीरीज हमारे हिसाब से तभी कामयाब होगी जब हमें एक ही वीडियो पर एक दिन में 1000 व्यूज़ आ जाते हैं, ताकि हमारा भी काम चलता रहे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, एजुकेशनल गोल को, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, मानव भूगोल से क्या आशय है। दूसरा प्रश्न है, मानव के प्राकृतिकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर अगला है, प्रकृति के मानवीकरण का संक्षिप्त वर्णन करना है। फिर नव निश्चयवाद, मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का वर्णन कीजिए। फिर है, मानव भूगोल के कोई 3 उपक्षेत्र बताइए। और लास्ट है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो अब हम हमारे पहले प्रश्न को देखते हैं कि भाई मानव भूगोल है क्या वास्तव में। तो ये देखिए, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एलन सेम्पल, ये एक वैज्ञानिक है, के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी कि प्रकृति और मनुष्य जो एक क्रिया कर रहे हैं साथ में, उसी का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल कहलाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रकृति का अध्ययन। अब इसमें 3 अंग माने जाते हैं। भौतिक वातावरण का अध्ययन करना, ठीक है, मानव के विभिन्न कार्यों एवं सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना, और तीसरा है भौतिक वातावरण और मानव के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करना। आप समझ गए होंगे, इतना लिखेंगे फुल नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए प्रश्न बता देता हूं मैं आपको कि मानव के प्राकृतिकरण का संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि आदिम अवस्था में, यानी कि शुरुआत में जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था, लिखित नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, निम्न था। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। आप सिर्फ कितना लिखेंगे कि आदिम अवस्था में जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था, तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। यानी कि जो प्रकृति में होता था उसके अनुसार मानव मतलब डर के रहता था प्रकृति से। उस समय मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिमी थी। मानव की इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया। इस अवस्था में प्राकृतिक मानव प्रकृति की सुनता था, ये सुनता नहीं सुनता था। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और पूजा करता था। विश्व में आज भी ऐसे समाज है जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। यानी कि वो कुछ भी प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। वो ये मान लेते हैं कि भाई प्रकृति ही सर्वशक्तिशाली है और प्रकृति एकनी, बले, पूज्य और रिश्ते योग्य बनी हुई है। अपने सतत पोषण के लिए मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों में भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण किए हुए हैं। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक वस्तुओं को समझने लगते हैं, अपने अर्जित ज्ञान के बल पर तकनीकी कौशल विकसित करने लगते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के मानव का जो प्राकृतिकरण वो यही है कि मनुष्य प्रकृति के अनुसार ही चलता है। अब इसमें आपको जो लाइन थोड़ी बहुत कम इंपॉर्टेंट लगे आप उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, प्रकृति का मानवीकरण की संक्षिप्त वर्णन करना है। पहला था, दूसरा था कि मानव के प्राकृतिकरण, लेकिन तीसरा प्रश्न है प्रकृति का मानवीकरण। तो देखते हैं इसको कि भाई प्रकृति भले कितनी कठोर है लेकिन फिर भी लोग अपना काम करते रहते हैं। यानी कि सीख गए लोग प्रकृति के साथ चलना। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक वस्तुओं को समझने लगते हैं। अपने अर्जित ज्ञान के बल पर तकनीकी कौशल विकसित करने में समर्थ होते चले जाते हैं। इस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ लोग और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होते हैं। वास्तव में पर्यावरण से प्राप्त संसाधन ही संभावनाओं को जन्म देते हैं।
मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है जिनकी छाप प्राकृतिक वातावरण में सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इस तरह प्रकृति का मानवीकरण होने लगता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि ऐसी बहुत सारी जगह विश्व में है जहां पर लोग पहले नहीं रहते थे लेकिन अब रहते हैं, यानी कि वो प्रकृति के साथ प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों से उन्होंने वहाँ रहना सीख लिया है। तो ये प्रकृति का क्या हो गया, मानवीकरण। लेकिन जब प्रकृति को ही सर्वस्व मानकर मनुष्य उसके अनुसार ही चलता है, ज़्यादा वो प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करता है, तो मानव का प्रकृतिकरण है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं हम, नवनिश्चयवाद क्या है, संक्षिप्त वर्णन करिए। नवनिश्चयवाद, ठीक है, ये देखिए, नवनिश्चयवाद की संकल्पना भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने की है, जो दो विचार पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्गों को परिलक्षित करता है। यानी कि ना तो ये निश्चयवाद है ना ही ये संभववाद, उसके बीच का है। उन्होंने इसे रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम भी दिया। जैसे मैं आपको ट्रैफिक का वो बताता हूँ कि जैसे लाल बत्ती आती है हम रुक जाते हैं, ठीक है, और फिर जो पीली बत्ती का मतलब हमें क्या है कि हमें इंतजार करना है, और हरी बत्ती जैसे होती है हम आगे बढ़ जाते हैं। तो नव निश्चयवाद ये कहता है कि जो पीली बत्ती का जो हमें समय मिलता है, जैसे प्रकृति अगर हमें किसी काम के लिए रोक रही है तो कुछ रुके, विचार करें कि इसको किस प्रकार प्रकृति को बगैर हानि किए कर सकते हैं और फिर इसको करें, तो वो हरी बत्ती हो गई। तो नव निश्चयवाद यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का जो मार्ग है वो है। ठीक है, देखो इसमें आगे लिखा भी है, इसके अनुसार प्राकृतिक नियमों का अनुपालन कर मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि ना करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि प्रकृति का नुकसान भी ना हो, अपना काम भी हो जाए, यह है नव निश्चयवाद। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला है कि मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का वर्णन करिए। देखते हैं इस आंसर को हम। तो ये देखिए आपका आंसर कि मानव भूगोल की कल्याणवादी या मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्य तो लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इसमें आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। भूगोलवेताओं ने पहले ही पाठ्य चर्चा में जीवन शैली में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया। मतलब कि भूगोलवेता भी चाहते हैं कि भूगोल इस तरह से हो कि वो सामाजिक कल्याण उसमें दिखाई दे। एक प्रकार से मानववादी भूगोल मानवीय घटनाओं को समझने की संवेदनशीलता और भावनाओं को केंद्रीय महत्व देता है। भूगोल के अंतर्गत एक ऐसे उपक्रम का विकास किया गया है जिसका उद्देश्य मानव के लिए कल्याणकारी दशा का निर्माण कर सकना था। ठीक है, तो ये कुल मिला के मानव भूगोल को कल्याण से जोड़ना। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव भूगोल के कोई 3 उपक्षेत्र बताने हैं। ठीक है, तो देखते हैं 3 उपक्षेत्र है तो बहुत सारे, मैंने उनकी संख्या भी आपको बताई है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे उपक्षेत्र हैं। व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ठीक है, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल। ये हालांकि इतने सब नहीं पूछे, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कोई 3 का वर्णन करना है। तो अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या क्या लिखना है मैं इधर बता देता हूँ। हमने एक तो ऐतिहासिक भूगोल का वर्णन कर दिया है, एक संसाधन भूगोल और एक और आगे कृषि भूगोल है। तो देखिए, ऐतिहासिक भूगोल किसी स्थान अथवा क्षेत्र की भूतकालीन भौगोलिक दशाओं का या फिर उस समय के साथ वहाँ के बदलते भूगोल का अध्ययन है। जैसे कि आज से 1000 साल पहले यहाँ क्या था, अब क्या है, ठीक है, उसका अध्ययन। यह अपने अध्ययन क्षेत्र के सभी मानवीय और भौतिक पहलुओं का अध्ययन किसी पिछली काल अवधि के संदर्भ में करता है या फिर समय के साथ उस क्षेत्र के भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन का अध्ययन करता है। जैसे कि आप देखते हैं आज जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पर हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई किसी ज़माने में वहाँ पर बहुत बड़ा समुद्र था। तो ये ऐतिहासिक भूगोल की बात है। अब संसाधन भूगोल देख लेते हैं कि संसाधन भूगोल को संसाधनों के वितरण और विशेषताओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि संसाधन भूगोल का मतलब यही है कि प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है उनकी खोज करना, उनका प्रबंधन करना, उनका संरक्षण करना, उनका उपयोग करना, दोहन करना। तो जो पर्यावरण के संबंध में संसाधनों के उपयोग, मूल्यांकन, संरक्षण और प्रबंधन पर केंद्रित ब्याज के ये थोड़ा सा मैं रूप में करता है। इसको आप चाहो तो यहीं तक भी पूरा कर सकते हो कि अध्ययन करना, प्रबंध तक अध्ययन करना। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम कृषि भूगोल। कृषि भूगोल क्या कहता है? कृषि भूगोल से तात्पर्य कृषि क्रियाकलापों स्थान स्थान पर या क्षेत्रीय रूप से पाई विभिन्नताओं के साथ से, यानी कि भाई किसी खास क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है। आप समझ सकते हैं जैसे कि आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो चाय बागान आपको मिलेंगे,
ठीक है। आप मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ की फसल दूसरी हो जाएगी। तो ये भी भूगोल का अध्ययन हुआ। तो ये कौन सा भूगोल हुआ? एक कृषि भूगोल हुआ। इस अध्ययन में कृषिगत विभेदों व और उनकी साधारण व्याख्या सम्मिलित है, ठीक है। अब लास्ट वाला है कि भाई मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञान से कैसे संबंधित है। तो ये उत्तर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत अंतर विषयक है, क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब आप भूगोल की परिभाषा नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप पढ़ रहे हैं मानव भूगोल, यानी कि मनुष्य और ये प्राकृतिक वातावरण जो साथ में अन्योन्य क्रिया होती है उसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। तो देखिए, अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है, जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, जनांकिकी। देखिए बहुत सारी बातें हैं। जैसे मानव भूगोल में हम नदी का अध्ययन करते हैं, जहाँ नदी है वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, जहाँ नदियाँ पानी के स्रोत नहीं है वहाँ लोग कम रहेंगे। कहीं पर आप रेगिस्तान का इलाका देखोगे तो वहाँ भी कारण क्या है कि भाई रेगिस्तान, इसलिए लोग कम मिलेंगे, ठीक है। तो यह कुल मिला के बातें ये हैं कि मानव भूगोल। अच्छा, दूसरी बात ये कि कहीं कहीं पर खनिज मिल रहे हैं तो वहाँ के लोग ज़्यादा आपको समृद्ध दिखाई देंगे, तेल के भंडार हैं, ठीक है। तो मानव भूगोल का हर क्षेत्र पर असर पड़ेगा, विज्ञान पे पड़ेगा, मनोविज्ञान पे भी पड़ेगा, अर्थशास्त्र अभी आपको बताया मैंने, इतिहास पर भी कि कैसा वातावरण कहीं का है तो किस प्रकार का वहाँ का इतिहास है, कितना उन्होंने विकास किया है ना, बहुत सारी बातें हैं। तो ये मैंने आपकी फर्स्ट यूनिट करवा दी है। मुझे लगता है आपको सभी आंसर समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।